हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। आपने 25 दिसंबर को ये कविता अपलोड की राम पर। इस कविता का कोई शीर्षक भी रखा है आपने? जी राम ही रखे हैं। सिर्फ राम? बहुत मुश्किल शीर्षक लगा मुझे इसलिए मैंने राम रख दिया। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना, लेकिन मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। ये आपका YouTube चैनल देख रहे थे, इसका नाम है साइको शायर। ये इस नाम की क्या कहानी है? मैं चाहता हूँ कि ये जो बचपना है मेरी कविताओं का वो बना रहे और लोग मुझे एक पागल के तरीके से देखे, एक समझदार अपनी अपनी दुनिया का पागल। इसलिए साइको शायर नाम रखे थे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। शुरुआत में ये बस एक लाइन दिमाग में आई थी और इसका एक रीज़न है, राम लिखने का एक रीज़न है सर जी कि मैं मराठी हूँ, राम कृष्ण हरि सुनकर बड़े हुए हैं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो क्या। इसलिए ये कविता बनी और लोगों ने प्रेम दिया और आपने प्रेम बहुत दिया, वायरल है ये तो। किस तरह के रिस्पांस मिले अभी इस कविता पे? लगभग 90% तो अच्छे ही मिले। कुछ हेट कमेंट्स भी आई, कुछ धमकियाँ, छोटी छोटी धमकियाँ, प्यारी प्यारी धमकियाँ? प्यारी धमकियाँ, मतलब समझ सकते हैं आपकी। हाँ जो है एक आपकी शंभू गाथा भी बहुत मशहूर कविता है और हिंदी में लिखने का कारण भी यही है। कितने दिन तक महाराष्ट्र के कान में महाराज करते रहे। दुनिया में जाना चाहिए ना नाम। एक सीन सुना है आपको? जी। 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए, नजारे का इस लुत्फ उठाने मुगल ज़्यादा खामोश हुए। 100% यकीन था सबको संभाजी घुटने टेकेगा, जो अपना के कदमों में अपना राज मुकुट वो फेंकेगा। पर औरंगजेब ही जानता था ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप की भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली। ख्वाहिश तो बहुत है, आप रखते रहिए, सब ख्वाहिशें पूरी हों। जी एक तो ख्वाहिश टूट गई इरफान साहब से मिलने की। जब गुजरे थे एक कविता जो मैंने कभी रिलीज नहीं करी, सुनेंगे? जी बिल्कुल। ये नकलकारी के प्यादे सभी तू जौहर था इस खेल का, अदाकारी तो तेरे बस नजरों का खेल था। ये ठीक न किया तूने, बड़ा मतलबी है रे तू, वापस आ ठीक से अलविदा कहने का मौका दे रे तू। और क्या बात हुई कि बस चल दिए, ऐसा कोई करता है क्या? जीते जी हमें मार के ऐसे कोई मरता है क्या? भारत में राम सिर्फ एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक अवतार का नाम नहीं है, सिर्फ एक भाव का नाम नहीं है। ये निर्गुण में अलग हैं, सगुण में अलग हैं, आस्तिकों में अलग हैं, नास्तिकों में अलग हैं। राम मनोहर लोहिया कह गए हैं, राम कृष्ण शिव ये हमारे पूर्वज, ये हमारे संस्कृति पुरुष हैं जिनसे हम लगातार सीख सकते हैं। सीखा राजनेताओं ने भी है अपने अपने ढंग से। कोई गांधी के राम हैं तो कोई विश्व हिंदू परिषद के राम, कोई कैफी आजमी के राम हैं तो कोई किसी और के राम। राम पर लगातार चर्चा हो रही है। जो सबसे लेटेस्ट संदर्भ है वो ये कि 22 जनवरी को अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश के एक बड़े हिस्से में उत्साह का माहौल है। इन सब के बीच राम के नाम, राम की रुचि, राम में रुचि और राम की संस्कृति और जो हम राम के वारिस हैं, उन सब के विषयों पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। कवि, कलाकार, शास्त्रज्ञ सब अपने अपने तय व्याख्याएं कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। इन सब के बीच एक कविता है, इंटरनेट का ज़माना है, क्लीशे लाइन है पर सच तो यही है, जो खूब वायरल हुई। ये कविता अभी मुंडे की लिखी हुई है, इंस्टाग्राम पे हर जगह दिखी, ट्विटर पर हर जगह दिखी। एक नए सिरे से इस कवि की ढूंढाई शुरू हुई। पता चला कि इनकी पहले भी कई कविताएं बहुत मकबूल हो चुकी हैं। ये भी पता चला कि हिंदी में ये कविता मशहूर हो रही है, लेकिन जो लिखने वाले हैं उनकी मूल भाषा हिंदी नहीं मराठी है।
और ये भी पता चला कि वो मराठी में स्टैंड अप कॉमेडी भी करते रहते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें पता लगी इंटरनेट के ज़रिए, तो हमें लगा कि इससे एक कदम आगे बढ़ा जाए और इस कमाल के कवि से बात की जाए। पुणे में रहने वाले अभि मुंडे, पूरा नाम अभिजीत बालकृष्ण मुंडे, उन्हें हमने अपने न्यूज़ रूम में इन्वाइट किया है और आज वो हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। ये बड़ी सुंदर गुरु पहन रखी है आपने, है आभूषण। सर जी, इसमें हमारा कटा है थोड़ा सा, मतलब एंटीक पीसे करके खरीद लिए और जब मन उब गया और दूसरा कुछ लेने गए तो आधी भी कीमत नहीं मिल रही थी तो रख लिया। अरे बाप रे। अच्छा, वो ऑक्सीडाइज सिल्वर है तो उसको एंटीक करार दिया गया है। जी हाँ पर है सुंदर। जी, तो शुक्रिया। अब आप इसको इस स्मृति के साथ अपने दिमाग में रखें कि ये अच्छा दिख रहा है जी, यही रखना पड़ेगा अभी। है ना। जी जी छलावा भी एक किस्म का सबक होता है जी ये आपने पुणे में ही लिया था। जी हाँ। हाँ, देखिए ये हमारा जो सरस्वती चिन्ह है, हम्म, ये सरस्वती चिन्ह भी है और ये जो सीकर ऑफ नॉलेज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वैदिक काल से, वो ये उसको ये चिन्ह डिनोट करता है। ये भी मैंने वहीं पुणे से ही लिया था। ये भी ऑक्साइड सिल्वर का है, पर मुझे किसी ने एंटीक नहीं कहा। मुझे कह दिया सर। चलिए, अलग अलग यात्राएं। ये आपका आप यूट्यूब चैनल देख रहे थे, इसका नाम है साइको शायर। ये इस नाम की क्या कहानी है? ये एक बड़ा लूप होल है सर जी, मतलब एक 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 आपसे सवाल पूछे। जी पूछिए। समझो रास्ते से कोई पागल जा रहा है और उसने आपको पत्थर मार दिया, समझो, तो लोग किस पे हंसेंगे? जाहिर सी बात है, आप वहां से जा रहे थे जो उस पत्थर का शिकार हुआ, सबसे पहले तो उस पे तो उस हंसेंगे। पे हंसेंगे। तो चलो सीन बदल देते हैं, रास्ते में चलते हैं और आप किसी से पागल को पत्थर मार देते हैं, लोग किस पे हंसेंगे? लोग आप पे बिगड़ेंगे कि आप एक पागल आदमी को पत्थर हाँ, मार रहे चिढ़ेंगे हो। आप पे। हाँ। तो देखिए, यही एक बड़ा लूप होल है कि कुछ चीज़ें मुझे लिखनी थी और मैं चाहता था कि लोग इसे सुने और जज करने से पहले शायर से जो आगे लिखा है साइको, उसको पढ़ ले, ताकि पागल को अपनी दुनिया में पागल रहने दे। वो वहाँ का राजा है, अपनी दुनिया में अगर उसको लाएंगे तो शायद मौके बल गिर जाए। तो बस यही बात थी कि साइको शायर नाम रखे। और दूसरा एक था कि ऊट पटांग लिखने की आदत थी पहले से। और ऊट पटांग से क्या मतलब है? ऊट पटांग मतलब एक 4 लाइनें हैं मेरी। जी। कोई लड़की पसंद आ जाए तो बहुत से बढ़िया आपको शेर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं ना चलते चलते कि रास्ते में चलते खुर मिली, मेरी औकात से ज़रा दूर मिली, देखता रहा उसे पूरा एक पल, पल भर में जन्नत की सैर मिली। या फिर उसी को, यार उसमें जो बात थी, उस बात में कुछ बात थी, वो कौन थी क्या पता, जो भी थी क्या बात थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बचपना है मेरी कविताओं का, वो बना रहे और लोग मुझे एक पागल के तरीके से देखे, एक समझदार अपनी अपनी दुनिया का पागल, इसलिए साइको शायर नाम रखे थे। इंटरेस्टिंग। आपने 25 दिसंबर को ये कविता अपलोड की, राम पर, भगवान राम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर, पूर्वज राम पर, है ना। जी इस कविता का कोई शीर्षक भी रखा है आपने? जी, राम ही रखे हैं। सिर्फ राम? बहुत मुश्किल शीर्षक लगा मुझे, इसलिए मैंने राम रख दिया, क्योंकि समझ में नहीं आता। आपकी इजाज़त हो तो मैं इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ दूं, या आप पढ़ के सुना दें तो और अच्छा है, क्योंकि दुनिया ने तो आप ही के ज़बान से सुना है। एक ये शुरुआत की पंक्ति मुझे बहुत जमी, मतलब वैसे तो सारी कविता सुंदर है, और ये वाली, ये जो राजनीति और इन सब पर बात होती है ना। और ये अंतिम में जो है कि अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना, लेकिन मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। हाँ, द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है, चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। तो शुरुआत में ये बस एक लाइन दिमाग में आई थी, और इसका एक रीज़न है, राम लिखने का एक रीज़न है सर जी, कि मैं मराठी हूँ, तो आपको अभी भाषा से समझ रहा होगा कि मुझे हिंदी बात करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अटक जाते हैं, फंबल हो जाता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा मराठी, हमारी माँ मराठी है, मौसी हिंदी कह लो। तो जहाँ से हम आते हैं, महाराष्ट्र से हम आते हैं, और आपके टेबल पे विठल जी की मूर्ति दिखी, विठल भगवान की मूर्ति दिखी जी तो हम सांप्रदाय के लोग हैं, हमारे घर में वारकरी सांप्रदाय है जी। बचपन से राम कृष्ण हरि सुनकर बड़े हुए हैं, एक ग्रीटिंग है। अच्छा, जो वारकरी समुदाय है
हाँ उनका ये अभिवादन है, जी जी जी। राम कृष्ण हरि। कुछ अच्छा हो जाए, राम कृष्ण हरि, कुछ जैसे हम लोग यहाँ सीता राम जी राम जी जी राम जी वैसे जी, बोलते हैं। बस वैसे ही। तो थोड़ा थोड़ा करके ना हमने बचपन से राम सुना है, कुछ दादाजी का सुना है, कुछ पिताजी का सुना है। खैर पिताजी तो पुलिस में थे, लेकिन उनको पूरी ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, भगवद गीता लगभग लगभग याद है, क्योंकि उनको बहुत शौक था याद करने का, पारायण करने का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, वही राम नाम थोड़ा मतलब बदलता दिखा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो थोड़ा भी दिखा ना तो लगा कि यार ये कैसा मतलब बदलता दिखा? कैसे समझाया, बताया आपको कि उसमें जो मैंने पुराने राम सुने थे, जो गीत रामायण में राम सुने थे, जो मराठी गीत रामायण रेडियो पे जब बजता था या कैसेट उसकी मिलती थी, उस पे जो राम सुने थे, मेल नहीं खा रही थी चीज़ें। क्योंकि राम दिखते हैं तो मुझे करुणा दिखती है, प्रेम दिखता है, जितनी सॉफ्ट इमोशंस होते हैं वो दिखते हैं। और अभी कई राम साहस सुना और शूरवीरता भी तो है। कई जी लोग है, कहते हैं वो भी तो राम है, मैंने ना मानस जलधि जड़ वाले, जी या है, रावण को लेकिन परास्त करने उसमें वाले। भी एक विनम्रपना है, साहस में भी अहंकार विनम्रता नहीं है, है। अहंकार नहीं है। तो यही मैं खोज रहा था। और अब सीधे अगर मुद्दे पे आ जाए तो समझाने के बजाय एक जुमला मैंने इस्तेमाल किया कि हाथ काट कर रख दूंगा एक नाम समझ आ जाए तो। भाई कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो। ये राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। तो ये मैंने इसलिए कहा था। और दूसरी बात कि इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, वो श्रद्धा रखने की चीज़ है। इसलिए वो दूसरी पंक्ति लिखी थी कि राजनीति का दाया बाया, ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूँ मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। क्या बात है। इसलिए ये कविता बनी और लोगों ने प्रेम दिया और आपने प्रेम बहुत दिया, वायरल बुलाया। है ये तो, बहुत वायरल है। और देखिए, वायरलिटी सफलता का या सार्थकता का पैमाना नहीं है, कसौटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही वायरल हो जाती हैं, है ना। पर इसके साथ लोगों ने इसकी अनुभूति के साथ अपने आप को समाहित पाया। इसलिए और जो सबसे आखिरी में इसमें बात आती है कि ये जो है कि राम से मिलना, जी ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जी 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 जी। यहाँ से लेके, मतलब ऐसे तो पूरी कविता है, लेकिन मुझे जो होता है ना कि हर कविता में, हर काव्य में कुछ मार्मिक प्रसंग होते हैं। वो लिखा था सर, क्योंकि हमारे यहाँ ना भगवान की अब देखिए, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि भगवान की आराधना कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए बताएं। उसके लिए साधु जन है, संत जन है। लेकिन सोमवार शिव जी का, मंगलवार हनुमान जी का, शनिवार हनुमान जी का, तो ये चीज़ें हैं ना, ये बस स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस तक ना रहे, थोड़े समझे भी। इसलिए मैंने वहाँ से शुरू किया था कि अघोर क्या है पता नहीं, बस शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, बस भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, ये रट है और बहुत प्यारी रट है। लेकिन राम से मिलना है ना तुमको तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। और तब बाद में लिखा था कि अवधपुरी का उत्सव है, क्योंकि ये उत्सव नहीं है, ये हर एक त्यौहार कह लो, और बहुत बड़ा त्यौहार है, भारत का त्यौहार है, सबका त्यौहार है। तो अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु हैं आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है, चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। बस यही एक सार था। किस तरह के रिस्पांस मिले अभी इस कविता पे? मतलब हमने तो अलग अलग हैंडल्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ देखे हैं, ट्विटर पर भी, जैसे मैंने पहले कहा है। सबने अपनी अपनी कमेंट्री भी जोड़ दी इसमें, जिसका जैसा भाव। हाँ, लगभग 90% तो अच्छे ही मिले हैं, बहुत बढ़िया मिले हैं, बहुत प्रेम दिया।
उसमें से 90 में से 40 यूँ कह लो कि ऐसे रिस्पॉन्सेस ये तो मुझे कहना था। मेरी दिक्कत वहाँ नहीं है कि ये कविता मैंने लिखी, मेरी बस एक सवाल है सबसे कि मुझसे पहले किसी और ने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये सब ने लिखनी चाहिए थी, सबके विचार मन में ये विचार बहुत पहले आना चाहिए था। खैर लिख दी तो हर एक मतलब जिन जिन ने सुनी तो उनका एक ही कहना था कि ये तो मेरी मन की बात कर रहा है, ये तो मेरी बात बोल रहा है। तो ये थी। और दूसरी कुछ हेट कमेंट्स भी आई, कुछ धमकियाँ, छोटी छोटी धमकियाँ, प्यारी प्यारी धमकियाँ? प्यारी धमकियाँ, मतलब समझ सकते हैं आप कि हाँ जो है उनको वजन ना देना ही जी उनका सबसे अच्छा मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मेरी आदत है। तो वो ये कमेंट्स वरदान है आपको, जी शुक्रिया। इस तरह की नफरतों को भूलना। एक आपकी शंभू गाथा भी बहुत मशहूर कविता है। जी ये छत्रपति शिवाजी के बेटे जी संभाजी महाराज पे। संभाजी महाराज पे, इसकी क्या कहानी है? सबसे पहले आपको कविताओं के बारे में मेरे थोड़े बताता हूँ कि जी। मैंने कविताएं, मतलब मेरा और कविताओं का वास्ता मेरे डिग्री के फर्स्ट ईयर तक नहीं था। हम चित्रकार थे, बैक बेंचर थे, एवरेज स्टूडेंट थे, अभी भी एवरेज स्टूडेंट है, सीख रहे हैं। लेकिन हुआ यूँ कि हमें जैसे तैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया जलगांव का। हम बीटेक के वास्ते? बीटेक के वास्ते, क्योंकि 200 में से 63 मिले थे मार्क्स। और किसी एक बहन ने मेरे लिए सीट की कुर्बानी दी थी, तो मुझे फीमेल सीट मिल गई वहाँ पे कॉलेज में, वरना मुझे नहीं मिलता वो कॉलेज। तो अभी कतार में खड़े थे, अभी मेरा नाम मुंडे, सरनेम मुंडे, MUN। मेरे आगे ना एक बंदा आ गया MUH, वो था मोहम्मद यूनुस। तो बस भाई ने तो मुझे पहली ही मीटिंग में चौंका दिया। बहुत प्यारा कमीना है मेरी ज़िंदगी का वो, कि तुझे देवनागरी लिखनी आती है, पूछा है मुझे। मैं बोला तुझे नहीं आती? उसको 2 भाषाएं लिखनी आती थी, उर्दू और अंग्रेजी, बस देवनागरी लिखनी आती थी। तो बोला भाई लिख के दे दे, फॉर्म भरना है। तब से जो दोस्ती शुरू हुई, और अब हमें बस पास होना था, जैसे जैसे डिग्री निकालनी थी और घर जाना था, लेकिन उसको टॉप करना था। तो मैंने उसे बकरा समझा, चलो भाई इसके साथ तो रहना है, हमें सब्जेक्ट निकालने हैं, साथ में पढ़ना है। तो साथ में पढ़ने उसके रूम पे जाना, फिर दिलचस्पी पढ़ाई छोड़कर सभी चीज़ों में बढ़ने लगी। तब जाके पता चला कि उसको रामायण और महाभारत पूरी याद है, पूरी कहानियाँ याद है, मंदोदरी और रावण के मृत्युबाण की कहानी तक लेकर उसे सब कुछ याद पता है। मैं चौंकना रह गया। और वो है ना, वो उर्दू की जासूसी किताबें बहुत पढ़ता था। हाँ, जासूसी कुछ कुछ कहानियाँ ऐसे कोने में जाके बस पढ़ते रहना। तो एक बार उसने कुछ मुशायरा लगाया था, और मैं यहाँ कोने में अपना अपना काम देख रहा था। तो वहीं जलगांव में हॉस्टल के रूम पे राहत इंदौरी साहब का कुछ था यूट्यूब पे। मैं बोला फिर से लगाना, और वहाँ से हमारी कहानी शुरू हो गई कविताओं की। उसने मुझे एक एक करके थोड़ी सी मतलब बताना शुरू किया कि अरे राहत इंदौरी साहब को नहीं पता क्या? नहीं पता, मैं दुनिया से अनजान हूँ भाई, मुझे नज़्में गज़लों में फ़र्क पता नहीं है। हिंदी भाषा तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत सुधर गई है, बहुत गुलाबी हिंदी, मराठवाड़ा की तो बहुत ही गुलाबी हिंदी है। गुलाबी हिंदी? जब आपको नहीं पता? नहीं जी जी, जिसमें ज़्यादा मराठी कम हिंदी है तो उसको गुलाबी हिंदी। अच्छा। हाँ, तो गुलाबी हिंदी है वहाँ हमारी। तो उसने एक एक करके पे राहत साहब, फिर मुनव्वर राना जी, फिर दिनकर साहब, एक एक करके मुझे मेन कविताएं सुनाना शुरू कर दिया, और दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो वहाँ से मैंने एक पहली कविता लिखी और दिखाई, अरे बहुत बढ़िया। तब उसने पहली बार कहा था कि मेरे पास रॉ मटेरियल है, तेरे पास मशीन है, तो मिल के कुछ करते। मैं तुझे अगर कोई ख्याल आ जाता है तो अपने अपने हिसाब से मराठी में लिख ले, और फिर उसका एक पर्यायवाची शब्द मैं उर्दू से उठा के तुझे दे दूंगा, हिंदी से उठा के तुझे दे दूंगा। तो ऐसी कहानी बढ़ती गई, छोटी छोटी नज़में लिखता गया। फिर लिखी कर्ण लिखा, और बाद में जब कर्ण पढ़ रहा था तो ये आपके सवाल पे आते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज मुझे दिखाई देने लगे जी। क्योंकि और हिंदी में लिखने का कारण भी यही है। शंभू गाथा में मराठी में लिखने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र के सारे बच्चों को लगभग संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की ये जो हिस्ट्री है ये सब पता है, लगभग सब पता है।
लेकिन अब कितने दिन तक महाराष्ट्र के कान में महाराज महाराज करते रहेगा? दुनिया में जाना चाहिए ना नाम। सही बात है। कम से कम भारत में तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो ये कहानी है वो पहुंचनी चाहिए। बस इसीलिए कर्ण लिख रहा था, लेकिन दिमाग में एक था कि कर्ण लिखने के बाद संभाजी महाराज को लिखना है तो लिखना है। आप कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं हमें इसकी? जी आपको तो याद होंगी पर। जी मुझे मेरी सारी कविता याद है। तो एक सीन सुना है आपको? जी। ये सीन है औरंगजेब और संभाजी महाराज जब आमने सामने आए, जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ा और वो गिरफ्त में थे। तो पहली मुलाकात जब वो 8 साल के 9 साल के थे संभाजी महाराज, तब औरंगजेब से हुई थी। और आगरे का स्केप कहते हैं उसे, आगऱ्याची सुटका बोलते मराठी में। तो उसके बाद सीधे यहाँ तक 23 साल बाद औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि संभा पकड़ में आ जाए, लेकिन वो है कि वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। उसमें लिखा था मैंने कि 9 साल लड़ा, 9 साल बढ़ा, 9 साल से सीना तान खड़ा, 9 साल से औरंग जूझ रहा, बस एक फतेह की आस लिए, 9 साल दुआना दर्ज हुई, तस्बीह है इबादत पास लिए। यहाँ जमीन पे बैठा हाथी कैसे रोकता उड़ते परिंदे को, वो खुदा भी कैसे खारिज करता है इस नेक खुदा के बंदे को। तो ये लिखा था मैंने कि गिरफ्त में नहीं आ रहे थे वो, तो गिरफ्त में आ गए। जैसे जैसे बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी, धोखेबाजी से पकड़ा गया उनको। तो 23 साल बाद आमने सामने, तो 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए। 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए, नज़ारे का इस लुत्फ उठाने मुगलजादे खामोश हुए। 100% यकीन था सबको, संभाजी घुटने टेकेगा, जहाँपना के कदमों में अपना राज मुकुट वो फेंकेगा। पर औरंगजेब ही जानता था ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप की भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली। अब सोचो तुम मौजूद वहाँ हो संभाजी औरंग के सामने, काँप उठेगा बदन तुम्हारा इन नज़रों की जंग के सामने। फतवाए आलमगीर एक तरफ और दूजी और सियासत आवाम, एक सिखाता शरीयत सबको, दूजे को हर धर्म समान। एक की शान और शौकत मतलब एक चौथाई विश्व आवाम, एक की दौलत इतनी ही बस बुद्ध कृष्ण सा जीवन कान। एक ने बदले धर्म कईयों के गर्दन पर रखकर शमशीर, एक ने सबको यही बताया हर मजहब की एक तामीर। अब तुम ही चुनो इन दोनों में से कहाँ पे धागे कच्चे हैं, औरंग गलत या संभाजी, ये तो हर कोई पूछे है। तब भी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल। और हाँ ये भी बता दे कौन थे काफर अब तक जो तुझसे मिले हुए, हम पूछ पूछ के थक गए देख, पर सभी के मुंह यहाँ सिले हुए। संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए, पैदा ही हम रुद्र हुए हैं हाथों पे अपनी जान लिए। मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जा जाकर उसे तो हासिल कर, और इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर। और रही बात है तेरे दूसरे प्रश्न की, तो हम मिट्टी से बेईमान नहीं, अपनों की जान में अपनी जान, हम तुझ जैसे हैवान नहीं। भाई वो आलमगीर है, आग बबूला हुआ बादशाह ये अल्फाज सुनते ही, मनशा नहीं थी उसकी एक और लफ्ज भी सुनने की। ये नजर तेरी चुभ रही है हमको, है याद दिलाती सिवा की उस, अभी भी उसको याद करूँ तो रोंगटे होते हैं महसूस। सरिया घुसा कर फोड़ दो इन्हें अब और ना हम सह पाएंगे, जुबा काट दो काफर की ताकि हर हर ना कह पाएंगे। नाखून उखाड़ो खालू देड़ो जब तक ना घुटने टेकेगा, हमसे बगावत का नतीजा आज जमाना देखेगा। अरे अमन जिसने सिखाया जगत को, उस कुरान का तो इल्म धरो, और कौन खुदा कहता है तुम इस हद तक गिर कर जुल्म करो। 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल हुआ। हर रोज औरंग पूछ रहा कि झुकने को वो कबूल हुआ, पर नहीं। हुजूर जुबा काटी आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उखाड़े खालू देड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े को तो को खिलाए, पर मजाले शिकस्तों कबूल करे। हुजूर के हम कुछ भूल रहे हैं? अरे पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे। बचपन से है दर्द सहा वो, इसके लिए नई बात नहीं, क्या क्या घिनौने जख्म सहे है हरगिज तुझको ज्ञात नहीं। कलेजा नहीं है उसका वो बस पत्थर का एक गोला है, बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने जिससे टटोला है। नजरों की रोशनी छीनी पर नजरिया ना तुम छीन सके, अरे कहो कि कायर नजर को अपनी उसकी नजरों में दे ना सके। जुबा काटे चलो बता दिया तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम राम कृष्ण को गाते हैं तुम बात शस्त्र से करते हो। इतनी आयतें पढ़कर भी मुगलों के पल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद एक सबूत है, शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं। आखिर सर कलम का हुक्म सुना वो खुद के घमंड को मार गया, आलमगीर मुइनुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। शुक्रिया। तो ये अंतिम सर्ग है। द वे यू नरेट इट, जिस तरह से आप सुनाते हैं जी,
आप थिएटर भी करते हैं क्या? जी, थिएटर का और मेरा कुछ ताल्लुक नहीं है। पर बहुत ही भाव प्रवणता के साथ आवाज़ का आरोह अवरोह बहुत ही जी, फ़िल्में बहुत देखते थे और जी। जब अभी आपने मकबूल का ज़िक्र किया, हम्म, तो बस उसी इंसान से शुरू हुआ फ़िल्में देखना। हम्म, मैंने ऐसे ही जाने-अनजाने में बिल्लू बार्बर देखी। हम्म, पता नहीं था इरफ़ान खान कौन है। हम्म, मतलब पता था कि एक एक्टर तो है, हम्म, लेकिन कैसा है, क्या है, पता नहीं। तो बहुत गुस्सा है मुझे उन पर फ़िलहाल। जब वो गुज़रे तो रोना आ गया था, बहुत रोना आ गया था, बहुत मायूस हुए थे क्योंकि एक ख़्वाहिश थी कि बस उनसे ऐसे हाथ मिलाना है एक बार, लेकिन वो टच करना है लेकिन नहीं रहा। तो फ़िल्में और जो मेरा मतलब जिसके मैं साथ रहता हूँ, मेरा एडिटर जो है, वो बहुत एंटीक फ़िल्में उठा के लाता है और ज़बरदस्ती कौन है आपके एडिटर? जी, बंसी कृष्णा नाम है उनका। बंसी कृष्णा, जी। हाँ। तो बहुत एंटीक फ़िल्में, पाकिस्तानी फ़िल्में दिखाते हैं, दूसरे भाषा की फ़िल्में दिखाते हैं। पाकिस्तान की फ़िल्मों के बारे में मेरा अलग ख़्याल था, लेकिन जब जॉयलैंड और कमली देखा, तो बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन की हाँ, ये हालिया दिनों में वहाँ एक दो अच्छी फिल्में बनी। जी, जी। जॉयलैंड तो बहुत कमाल की बहुत फिल्म है, खूबसूरत बहुत फ़िल्में बनी। इंटरनेशनल सर्किट में देखी गई। तो ऐसी फ़िल्में देखता गया और इरफ़ान साहब को देखता गया। फिर धीरे-धीरे नाना पाटेकर जी को बहुत देखता गया। बहुत बहुत सारी कमेंट भी आई है कि आप नाना को इमिटेट कर रहे हो। हालाँकि मेरे दिमाग में नहीं था ये, पर अगर कर ही रहे तो अच्छी बात है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप मिले हैं कभी नाना से? जी नहीं, ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन किसी के ज़रिए मिलना मुझे भाता नहीं है। जब बुलाएँगे तब जाएँगे। बहुत लोगों से मिलना है, बहुत लोगों को कविताएँ सुनानी है, बहुत बड़ी लिस्ट है और देखते हैं। आप रचते रहिए, सब ख्वाहिशें पूरी होंगी। जी, जी, एक तो ख्वाहिश टूट गई इरफ़ान साहब से मिलने की। जब गुज़रे थे, एक कविता जो मैंने कभी रिलीज़ नहीं करी, कहीं पोस्ट नहीं करी। एक एक रीज़न है कि जो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसी के सामने वो शायद वो रिकॉर्डेड में ना हो, इसलिए मैंने कभी रिलीज़ नहीं करी। सुनेंगे? जी, बिल्कुल। इरफ़ान साहब की याद में, ये नकलकारी के प्यादे सभी तू जौहर था इस खेल का। अदाकारी तो तेरे बस नज़रों का खेल था। ये ठीक न किया तूने, बड़ा मतलबी है रे तू, वापस आ ठीक से अलविदा कहने का मौका दे रे तू। और क्या बात हुई कि बस चल दिए, ऐसा कोई करता है क्या? जीते जी हमें मार के ऐसे कोई मरता है क्या? मेरे जैसे कितनों ने सपना देखा था, एक तस्वीर खिंचानी थी तेरे साथ, ये अंग्रेजी फिल्मों की दुनिया हमने पहचानी थी तेरे बाद। ये पान सिंह से पाए, मेट्रो से मदारी, तेरी कलाकारी को सलाम है। इंसानियत में तो राम सा और अदाकारी में कलाम है। और क्या खुदगर्ज है ये खुदा के, अदाकारी के खुदा को खुद ही के पास रख लिया कि खुदा भी तुझसे जुदा ना रह सका, या आज खुद ही की आंखों से देख लिया। पर चल जा, माफ़ किया, मोहब्बत जो है तुझसे, तू जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, महफूज रहे। पर वापिस तो आना पड़ेगा तुझे एक दिन, फिर चाहे फरिश्तों में तेरी गिनती हो या खुदा तेरा मकरूज रहे। क्या बात। उनके लिए लिखी थी, लेकिन सपना अधूरा नहीं कह सकते। उन्हें देखता रहता हूँ। अभी स्कॉर्पियो आई थी, हाँ, अनूप सिंह की बहुत कमाल की फिल्म है। बहुत खूबसूरत फिल्म है, तो उनकी सारी फिल्में देखता हूँ। और नाटक करना था लेकिन कुछ अलग प्लान था ज़िंदगी का। जिस कॉलेज में मैं था तो वहाँ पे नाटक की उतनी स्पर्धा, हमारे यहाँ पुरुषोत्तम करंडक करके है महाराष्ट्र में, तो पुरुषोत्तम फिरोदिया ऐसे करंडक के मैं बस नाम सुनता था कि ये बहुत बड़ी कंपटीशन होती है नाटकों की, लेकिन करने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि हम खानदेश में पढ़ पढ़ रहे थे। तो वो एक चीज़ है कि जिस चीज़ की आपने अभी कुछ कहा था कि कुछ ख्वाहिश है, क्या कहा था आपने? तो वैसा कुछ। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहनी चाहिए, वापसी की वजह बनी रहती है। जी, वापसी की वजह है मेरे नाटक या नाटक का मंच, पर नहीं हो पाया, देखते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी कैसे शुरू हुई बीटेक के बाद? मराठी भाषा में करते हैं आप स्टैंड अप कॉमेडी? जी, अभी किए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन पहले स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुआ था क्योंकि स्टेज पर मैं चढ़ा डिग्री के फ्रेशर्स पार्टी में। तब तक स्टेज और मेरा कोई लेना देना नहीं, माइक और मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फ्रेशर्स पार्टी में आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। आपको चढ़ना ही पड़ता है और आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ता है। तो बस यही एक बात थी कि मैं स्टेज पे चढ़ गया और हमारे बहुत प्रिय कवि थे महाराष्ट्र के मंगेश पाडगांवकर जी। तो उनकी प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, मतलब प्रेम होता है। एक पद सुनाइए ना। प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं। तो पूरी याद नहीं है मुझे, पर ये एक इस जुमले से आप समझ जाओ कि
आपका और हमारा। और फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें उटपटांग कही है, बहुत प्यारी उटपटांग कही है, लेकिन अंत में वो यही कहते कि प्रेम म्हणजे प्रेमस्त। तो ये कविता मैंने परफॉर्म की, तब लगा ना कि यार ये माइक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी और बहुत जिम्मेदारी की। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैजिक लगा मुझे, क्योंकि और मैं कुछ कह रहा हूँ और 200 लोग सुन रहे हैं, और मेरी आंखें उन बाकियों की आंखों से अलग बैठी है और मेरी तरफ देख रही है। तो उतरने में ना जी हिचकिचा रहा था, स्टेज से जब उतर रहा था डरते डरते ऊपर आया, लेकिन उतरते वक्त कि यार फिर से वही घुल मिल जाना, उन आंखों में गुम हो जाना, बस इसी चीज़ का डर था। तो फिर एंकरिंग शुरू कर दी, कैसे भी करके स्टेज पे वापस चढ़ना था। तो एंकरिंग में हमें कोई फीमेल पार्टनर कभी मिली नहीं, 4 साल बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। तो अकेले एंकरिंग करते थे, इनफॉर्मल एंकरिंग करते थे। धीरे धीरे एंकरिंग में थोड़े जोक ऐड करते गए, फिर ओपन माइक नाम की कोई चीज़ होती है पता चला। और अब अभी तो हमारे क्लब है, बहुत प्यारा क्लब है, ऑरेंज कॉमेडी क्लब पुणे में, जो हम रन करते हैं। ऑरेंज कॉमेडी क्लब। जी हाँ, कपिल अग्रवाल उसके फाउंडर है, और फिर एसोसिएट फाउंडर अक्षय निरोड़े जी हैं। तो ये बात है ना कि ओपन माइक क्या था ये भी पता नहीं था, लेकिन ओपन माइक नहीं करोगे तो आपको मंच नहीं मिलेगा, एक खौफ था। तो जलगांव से ट्रैवल्स पकड़िए, पुणे आ जाइए, ओपन माइक करिए, फिर वापस। कितनी दूर है जलगांव से पुणे? एक रात, अभी गिनाना नहीं है मैंने, एक रात को 11 बजे बैठना और सुबह 5 बजे पहुंच जाना पुणे में। तो ऐसे ही वहाँ पे कहाँ के ओपन माइक जो है पुणे में ही है। तो 2-2.5 साल तो मैं आना जाना चलता रहा बस। और धीरे धीरे फिर एक मंच मिला, फिर कर्ण की कविता वायरल गई, फिर यही। हाँ, वो तो मेरे प्रिय किरदारों में से एक है जी, वो, अगर आप उसका एक अंश सुना सकें। मृत्युंजय की कविता। एक दर्शकों को कुछ कह सकते हैं जी बिल्कुल कह सकते हैं। कि देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपने ट्रेलर डाल के, मतलब डालने के बाद 2 साल हो गए, अभी आप कर्ण रिलीज कब करेंगे, जो दीर्घ कर्ण है, जो संपूर्ण कर्ण है। जी, जो वायरल गई थी तो वो तो 3 मिनट की कविता थी, लेकिन ये जो पूरी कविता है तो ये रिलीज नहीं होगी शायद जल्दी, क्योंकि यही एक चीज़ है, यही एक जरिया है कि आप इस गरीब का शो देखने आते हैं और टिकटें खरीदते हैं। तो तो आप अपने शो में स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं या कविताएं सुनाते नहीं सर जी, कॉमेडी तो थोड़ी सी छूट ही गई है। हैं? कविताएं सुनाते हैं। कविताओं का शो है, शो शंभू का गाथा, नहीं, कर्ण। अब ये भी अलग है। शंभू गाथा का अलग शो होता है, क्योंकि शंभू गाथा खुद ही में 1 घंटे की है। वाह, ये जो किताब आपको दी तो ये पूरी एक्सप्लेन करके 1 घंटे का पूरा शो होता है सिर्फ शंभू गाथा का। शंभू गाथा। और दूसरा अभी मुझ में कही, जो मेरी कविताओं का शो है, जो कविता अभी हम आपको सुना रहे हैं, तो ये कविताओं का शो है। तो इसमें कर्ण परफॉर्म करते हैं, ताकि लोग आए और संपूर्ण कर्ण सुन के जाए। कुछ बाकी पसंद आए ना आए, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा वसूल हो, तो इसलिए आपके लिए बचा कर रखा है उसे। लेकिन चलो उसका कुछ शुरुआत सुना देते हैं जी, जो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन ललन टाप के लिए। थैंक यू। पिछले कर्ण में या फिर जो पुराना कर्ण था उसमें सीधे कर्ण आके आपसे बात करते हैं, लेकिन इस संपूर्ण कर्ण में ना पहले कवि आपसे कुछ बातें करेंगे कविताओं में, और फिर वो कर्ण को मंच पे बुलाएंगे, और फिर कर्ण अपनी साइड रखेंगे, अपनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। जब जब ये कर्ण जैसे महारथी यहाँ पे आए हैं, पृथ्वी पे आए हैं, तो है ना, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी सर जी, कि दुनिया उनके खिलाफ है लेकिन कुदरत उनके साथ थी। डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया नदी में। तो वहाँ से शुरू करता हूँ कि वो रात का सीन क्या होगा, रात में क्या हुआ होगा। तो देखिए भाई, कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो। शेष बची कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे, अब कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। और यहाँ से कर्ण आइएगा और सुनिएगा, आप भी आइएगा सर जी। जी बिल्कुल। दिल्ली में जरूर शो करेंगे। हाँ जी,
हाँ आप मुझे खबर करिएगा। बिल्कुल। अब और आगे क्या, जैसे थोड़ा मैं ये जो स्लैम पोइट्री शोज़, इसके इकोसिस्टम को समझना चाहता हूँ। हमने दिल्ली में भी देखा कई कवि हैं, कवित्रियाँ हैं जो इस तरह के शोज़ करते हैं। आपको लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में एक नए सिरे से मार्केट या चाव, उत्सुकता बिल्ड हो रही है कविताओं को लेकर, उनके भावपूर्ण मंचन को लेकर? जी हाँ, नए नए लोग लिख रहे हैं और व्याकरण पूर्ण कविताएं लिख रहे हैं, व्याकरण का सही इस्तेमाल करके हालांकि मुझे बहर में लिखना नहीं आता, तो मैंने शायर ऐसे ही लगा दिया है। मैंने अभी आज तक एक शेर नहीं लिखा जिस व्याकरणी रूप से करेक्ट हो, मात्रा मात्रा सम्मत, बहर मात्रा से सम्मत। बहर सम्मत। तो हर बार लोग कहते हैं कि यार व्याकरण सीख लेना। मैं कहता हूँ नहीं यार, तुम बहर में लिखो, मैं लहर में लिखूंगा। हाँ, तो ये एक चीज़ है, लेकिन बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं, मेरे बहुत दोस्त जो है बहुत बताइए कुछ अच्छे कवियों के नाम बताइए जो मराठी भाषा के युवा कवि हों, कवित्रियाँ हों, जी। जिनका काम हम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। एक दोस्त है अपूर्व राजपूत जी, मराठी कविताओं में बहुत बहुत बेहतरीन कविताएं लिखते हैं। एक लाइन सुनाते हैं उनकी कि वासनेचे अन मनाचे युद्ध होणे हेच असते माणसाचे बुद्ध होणे। तो इतना बढ़िया क्या जुमला, बात, कितनी सुंदर बात। कितनी सुंदर बात है। तो ऐसे लिखते हैं। मराठी गज़लों की दुनिया बहुत बड़ी है। सुरेश भट्ट जी की कृपा कि उनसे ये गज़लों का सिलसिला शुरू हुआ, मराठी में है। हालांकि हिंदी दोस्त ज़्यादा नहीं है मेरे, मैंने बनाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाया, या हिंदी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया मैं, क्योंकि आप पहुंच रहे हैं। जी पहुंच तो रहे, आपकी शुक्रिया आप सभी का। लेकिन बहुत एक खल रहती थी यार जहन में कि मैं हिंदी तो लिख रहा हूँ लेकिन मेरी हिंदी परखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मराठी लोग बहुत प्रेम से देखते हैं और उनको उतनी हिंदी आती जितनी मुझे आती है, तो नुस्खे से निकालेंगे गुलाबी हिंदी। गुलाबी हिंदी। तो मुझे लगता था ना कि यार मराठी लोगों को जितना प्रेम है उसमें से आधा भी अगर हिंदी लोगों का मिल जाए तो शायद मेरी कविताओं में कोई नुस्ख निकाले, कह दे मुझे मुंह पे आके यार ये जमा नहीं तुझे, जहाँ पे ये नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, ये वर्ड ऐसा नहीं जा सकता, तब जाके सीखूंगा। तो यही एक बात है। मराठी में भी लिखते हैं? जी लिखते हैं। कुछ मराठी में सुना दीजिए बिफोर वी क्लोज। मराठी में क्या सुना है सर जी, बहुत कुछ लिखा है मराठी में। एक विठल एक भगवान पद की सुना कविता, दीजिए। जी बिल्कुल, विठ्ठल भगवान विठ्ठल आप कोरोना सुनाइए। के पीरियड में पहली बार हुआ था कि विठल जी की वारी मिस हो गई थी, सब घर पर थे। तो एक एक इमेजिन कीजिए कि अभी विठल रुक्मिणी जी आपसे मिलने आपके गाँव आए, उनका भी तो बनता है ना, इतने साल से हम जा रहे हैं, तो उनका भी तो कभी ना कभी वो बनता तो है। वैसे ही अपने हाँ। दरवाजे पे हमारे इंतजार में यूं खड़े रहते हैं। तो अब इसका मैं ये पूरी मराठवाड़ी और ग्रामीण भाषा है, तो आपको समझ में आए तो बहुत आप समझाइए, फिर हम पद पहले मराठी में समझा दीजिए, फिर हिंदी नहीं, में मैं ऐसे समझिए। पहले बोल दूंगा पूरी कविता जी, जी। और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। एक एक बुढ़िया है गांव में, वो डांटती है विठल भगवान को जो पंढरपुर में बैठे है कि ये पैरों के तले जो तेरी क्या कहते हैं इसको, ब्रिक को क्या कहते हैं हिंदी में? ईट। ईट कहते हैं जी, सॉरी। तो ये ईट छोड़ के, मराठी में क्या कहते हैं? वीट 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 वीट। हाँ, तो ईट छोड़ के कभी आ जा यहाँ और हमें आके मिलना, क्योंकि हम नहीं आ पा रहे इस कोरोना के चलते, इस अकाल के चलते। तो वो डांटती है कि सोड ईट पाया खाली, घाल पंढरी पाटीला, सवाशिणीला घेऊन यंदा घरी ये इठ्ठला, धर यष्टी गावाकडली मोहर बस खिडकीला, खड्डे लैर वाटणी व कंबरड मोडशीला, उतरल्या पाठी दिसेल गावाची, नाव दिसणार नाही पाठी जुनी आहे कवाची, धर हात बायकोचा थेट चालायला लाग, घर तिथंच आहे र माझं आपल्या मारुतीच्या मागं। फिर विठ्ठल भगवान आ जाते, फिर आला का रे बाबा, थांब दारातच तिथं, सून पहिल्यांदा आली या नग मोडायला रित, तू नाव घे ग रुक्मिणे, माझं झालं वाळून, कशी लाजती या बघा गेले गालला लावून, घे नाहून इठ्ठला आलंय आदन पाण्याला, नव धोतर त्याच्या बाच धाडलंय आणाया सोन्याला, आणि तू चल ग माया बरं लई कामं पडल्या ती, उद्या एकादस हाय लाग मळ्याला वाती, आला अरे बापा बस घाल मांडी, जरा खाऊन घे बघ, वारी चुकली आमची झाली तुझी दगदग, निरशा दुधात खाय भाकरी चुरून, आणि पड जरा आता मैं आले शेताकून, धावरे विठ्ठला वापस आ जाती है फार्म से,
धावरे विठ्ठला हे सरपान लई जड, उचलू लाग जरा केलं वयानं अवघड. मग कशी आहे पंढरी आणि तू बरा आहेस ना बाबा, जरा बस मायापाशी आहेस कवापासून उभा. ये सब होते हुए देखते एक आदमी खुद से ही बात कर रही है ना बढ़िया, तो रो रही है और एक आदमी देख लेता है कि ये खुद से क्या बातें कर रही है. वो तो विठल से कर रही है लेकिन देखने वाले को लगेगा खुद से बातें कर रही है. तो फिर कहता है की रडू न गे म्हातारे, ते पुस डोळ्याचं पाणी, काय एकली बडबडती आहे उगा येड्यावानी. आणि बोलत होती कोणाला, इथं कोणी बी नाही, हे आरतीचं ताट कोणाचं आहे, तुझा विठ्ठल आला की काय. सो ये कविता है ग्रामीण भाषा में हमारे. तो ये लगभग क्या है कि विठ्ठल जी को बुलाती है घर आ जाइए, और फिर थोड़ी टीजिंग होती है रुक्मिणी जी की, और फिर विठ्ठल जी को कहते हैं कि जा, मैंने धोती लाने के लिए भेजा है उसके बाप की, किसको, एक बच्चे को गांव के, वो पहन ले, नहा ले, और फिर आके खाना खाने बैठ जा, तब तक मैं खेत से होकर आती हूँ. क्योंकि विठ्ठल भगवान हमारे लिए भगवान नहीं है, घर के सदस्य हैं हर घर में, महाराष्ट्र के हर घर में. तो मैं होकर आती हूँ. आते आते वो जलाने का लकड़ियाँ लाती है, बहुत बोझ होता है. तो विठ्ठल जी को ये करती है कि पुकारती है, आजा, वहाँ से क्या देख रहा है, मदद कर मेरी, उतारने के लिए मदद कर मेरी. हाँ, तो उतारने के लिए मदद करता है. फिर कहते हैं कि मुझे रिकॉल करने दीजिए. तो फिर कहते हैं कि अब बता क्या हाल है तेरा पंडरी में, कब से खड़ा है. हम कहते हैं कि 18 युगों से खड़े हैं वो विठ्ठल भगवान ईंट पे. तो कब से खड़ा है, जरा बैठ जा मेरे नज़दीक. और फिर पूछने लगती है, और ये रोना धोना और ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है, उस बुढ़िया के दिमाग में चल रहा है. तो एक रैंडम आदमी जो वहाँ पे मौजूद है, तो वो बस इतना ही कहता है कि यार देख, ये तू क्या रो रही है, पागल है क्या तू. और ये आरती का ये जो थाली है ये किसके लिए, तेरा क्या विठ्ठल आ गया क्या, ऐसे मजाक में कहता है. तो ये एक उसका एंड है कविता का, कि उसके लिए तो सच में आए थे, लेकिन ये मजाक में कह के चला गया कि तेरा क्या विठ्ठल आ गया फिर से, ऐसे. ये कविता लिखी थी. और सिंपल कविता है तो ऐसे ही है कि देखिए टेक्निकली. इसको भी अपनी आप पोइट्री के शो में सुनाते हैं? जी, महाराष्ट्र में शो होता है जरूर सुनाते हैं, एक सेगमेंट अलग रखते हैं मराठी के लिए. अच्छा, और बहुत अलग अलग कविताएं हैं. महाराष्ट्र के बाहर भी शो करते हैं अभी आप? नहीं किए अभी तक, हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि एक फुल टाइम आर्टिस्ट का यही होता है. सीधे शब्दों में कहे तो वो लिखते हैं महफिलों में कहर ढाने के लिए, हम लिखते हैं गांव से शहर जाने के लिए. तो ये जिंदगी का हमारे मायना है. जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा 100% कि हम दिल्ली में शो कर सकते हैं, हम यहाँ वहाँ शो कर सकते हैं, तो ज़रूर आएंगे. मुझे बहुत दिली तमन्ना है. अब आपने राम पर कविता लिख दी है तो राम आपको साहस भी देंगे. जी, राम साहस दे रहे हैं इसलिए शायद कविता लिखी. बस, तो फिर आप ऐसे ही रचनाशील रहें. जी. और एक आश्वस्ति रहती है हम पत्रकारों के मन में समाज के प्रति, जहाँ पर कविताओं का पाठ हो रहा हो और जहाँ पर अपने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के साथ खूब संवाद हो रहा हो, अंततः ताकि हम बेहतर हो सकें, मुस्कुरा सकें, हमारे भीतर खूब करुणा रहे. आपने कहा ना, करुणामयी राम जी है, जो तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले. आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत शुभकामनाएं आपको. आप अभी मुंडे को सुन रहे हैं, जिनकी राम पर कविता खूब वायरल हुई, तो हमें लगा कि ज़रा इनकी कहानी जानी जाए, बीटेक के बाद किन किन पड़ावों से गुजरी है. संवाद का सिलसिला चलता रहेगा. आप देखते रहिए लल्लन टॉप.